मेरा नाम दुर्गेश चौधरी है। मैं आज बेटी के घर से अपने गांव लौट रहा था। मेरे आंखों से अश्रुधारा बहे जा रहे थे। मेरे कदम धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चलता जा रहा था। जल्दी से सिर्फ बस मिल जाए तो फिर मैं 3 से 4 घंटे में अपना गांव पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। नहीं तो जाते जाते बहुत अंधेरा हो जाएगा। फिर बस अड्डे पर जो ढाबा है वह कहीं बंद ना हो जाए, नहीं तो आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। यह सब सोचता हुआ मैं बस स्टैंड की ओर चलता जा रहा था। 3 साल पहले मेरी पत्नी बीमारी के कारण इस दुनिया से चल बसी। तब से मैं अकेला ही हूँ। मेरे गांव का मकान पुश्तैनी है। उसकी छत टीन की है। पहले घास फूस की छत थी। जब एक बार बारिश में बहुत परेशानी हुई तो टीन डलवा दिया था। मेरा एक भाई था, वो भी कुछ साल पहले ही चल बसा था। अब इस घर में आखिरी पीढ़ी का रहने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी इकलौती बेटी बड़े शहर में है, अतः वो यहाँ नहीं आएगी। जब बारिश होती है तो छत से यहाँ वहाँ पानी टपकता है। एक बार इतनी बारिश हुई कि दूर स्थित एक बांध टूट गया और कमर भर पानी मकान के अंदर तक जा घुसा था। कई बार सोचा घर की मरम्मत करा दो, पर इसके लिए भी 1 लाख रुपये तो चाहिए ही। मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, अतः मुझे पेंशन मिलती है। उम्र के साथ दवा भी खाने होते हैं, मगर फिर भी इस खर्च के बाद थोड़ा बहुत बच जरूर जाता है। 2 महीने में एक बार मैं नाती को देखने की उत्सुकता में बेटी के घर जाकर 2-3 दिन ठहर कर खुशी खुशी दिन बिताकर वापस आ जाता हूँ। इससे ज्यादा ठहरना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे दामाद अपना प्रेम या विरोध कुछ भी नहीं दिखाते। मैं घर में प्रवेश करता तो एक मुस्कान छोड़ अपने कमरे में चले जाते हैं। दामाद शादी के समय बिल्डिंग बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में सीनियर सुपरवाइजर थे। जो मकान बने वे बिक न सके। बैंक से उधार लिए रुपये को न चुकाने के कारण कंपनी बंद हो गई थी। तब से वो रियल एस्टेट का ब्रोकर बन गया। कुदरत की मर्जी से किसी तरह सब ठीक ठाक चल रहा है बाबूजी, ऐसी मेरी बेटी कहती। पति की नौकरी जब चली गई थी तब मेरी बेटी दोपहर के समय टीवी सीरियल ना देखकर सिलाई मशीन से आस पड़ोस के बच्चों व महिलाओं के कपड़े सिलकर कुछ पैसे बना लेती। पापा, आपने कहा था ना कि बीए कर लिया है तो अब बेकार मत बैठो, कुछ सीखना चाहिए। तब मैं सिलाई सीखी। वो अब मेरे काम आ रही है पापा। भाव विभोर होकर वो कहती। पिछली बार जब मैं गया था तो नाती ने जिद की, नाना जी आप हमारे साथ ही रहो, क्यों जाते हो यहाँ से। बच्चे जब यह कह रहे थे तब मैंने अपने दामाद के चेहरे को निहारा। उसमें कोई बदलाव नहीं। मेरी बेटी अंजलि ही आंखों में आंसू लाकर कहती, पापा बच्चों का कहना सही है। अम्मा के जाने के बाद आप अकेले रहते हैं, जो ठीक नहीं। आप बीमार भी रहते हो। वो कहती, पापा हमारे मन में आपके लिए जगह है, पर घर में जगह की कमी है। आपको एक कमरा देना हो तो 3 रूम का घर चाहिए। रियल एस्टेट के बिजनेस में अभी मंदी है। तकलीफ का जीवन है। इस घर में बहुत दिनों से रहते आए हैं, अतः इसका किराया भी कम है। अभी इसको खाली करें तो दुगना किराया देने के लिए लोग तैयार हैं। क्या करें। इसके अलावा मेरा सिर दर्द जब तब आकर परेशान करता है। मैं बेटी को समझाता, बेटा रो मत, यह सब कुछ मुझे पता है। अब गांव में भी क्या है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, ऐसा भी नहीं। पड़ोस में एक कमरे का घर मिल जाए तो भी मैं रह लूंगा। मैं अभी 25,000 पेंशन पाता हूँ, 6-7 हजार भी किराया देकर रह लूंगा। अकेला तो हूँ, तुम्हारे पड़ोस में रहूं तो मुझे बहुत हिम्मत रहेगी। यह कहकर मैंने बेटी का चेहरा देखा। अरे जाओ पापा, अब सिंगल रूम कौन बनाता है, सब 2-3 कमरों का बनाते हैं। मिले तो भी किराया 10,000। यह सब हो नहीं सकता पापा, कहकर बेटी माथे को सहलाने लग जाती। अगली बार जब मैं बेटी के घर गया तब एक दिन सुबह सैर के लिए निकला। अगली 2 गलियों को पार करके चलते समय एक नई 4 मंजिल मकान को मैंने देखा, जो कुछ ही दिनों में पूरा होने की शक्ल में था। उसमें एक बैनर लगा था, सिंगल बेडरूम का फ्लैट किराए पर उपलब्ध है। मुझे प्रसन्नता हुई और उत्सुकता भी। वहाँ एक बेंच पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। मैंने उससे जाकर पूछताछ की। दादाजी उसे सिंगल बेडरूम बोलते हैं, मतलब एक ही हॉल में सब कुछ होता है, 1-2 से ज्यादा रह नहीं सकते। आप कितने लोग हैं, वह बोला। मैं बस अकेला ही हूँ, मेरी बेटी पड़ोस में ही रहती है, इसलिए यहाँ लेना चाहता हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है, घर तो देखिएगा, कहकर अंदर जाकर चाबी के गुच्छे के साथ बाहर आया।
दूसरे माले में 4 फ्लैट थे। इन चारों के एक ही मालिक हैं। 3 फ्लैटों के पहले ही एडवांस दे चुके हैं। उसने दरवाजे को खोला। लगभग 250 फुट चौड़ा और लंबा एक हॉल था। उसमें एक तरफ खाना बनाने के लिए प्लेटफॉर्म, आधी दीवार खींची थी। दूसरी तरफ छोटा सा बाथरूम, बड़ा अच्छा व कॉम्पैक्ट था। किराया कितना है? मैंने पूछा। मुझे तो कहना नहीं चाहिए, फिर भी 7,000 होगा, क्योंकि इसी रेट में दूसरे फ्लैट भी दिए हैं। एडवांस 50,000 रुपये हैं। रख रखाव के लिए 500 से 600 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब सब कुछ मिलाकर 7 से 8,000 के अंदर हो जाएगा दादाजी। वह बोला, ठीक है भैया, इसे मुझे दिला दो। मालिक से कब बात करें? अभी बात कर लो, एक फ़ोन लगाकर बुलाता हूँ, आप बैठिए। वह बोला। वहाँ एक प्लास्टिक की कुर्सी थी। मैं उस पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, वे खाना खा रही हैं, 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगी। तब तक आप यह खबर पढ़िए। मालिक से बात कर किराया थोड़ा कम करने के बारे में पूछ लूँगा। फिर एक ऑटो पकड़कर घर जाकर लड़की को भी लाकर दिखाकर तय कर लेंगे। बेटी इस मकान को देखकर आश्चर्य करेगी। एडवांस के बारे में कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं पास के एक बैंक में हर महीने जो पैसे जमा करता हूँ, उसमें 30,000 के करीब तो होंगे ही। बाकी रुपयों के लिए पेंशन वाले बैंक से उधार ले लूँगा। फिर एक दिन शिफ्ट हो जाऊँगा। यहाँ आने के बाद एक आदमी का खाना और चाय का क्या खर्च होगा? आप खाना बनाओगे क्या पापा? ऐसा डांट कर बेटी प्यार से खाना तो भिजवा ही देगी। खाना बनाने का काम भी बच जाएगा। पास में लाइब्रेरी तो होगा ही, वहां जाकर दिन कट जाएगा। सामने की तरफ थोड़ी दूर पर एक छोटा सा टी स्टॉल था। मैंने सोचा एक कप चाय पीकर हो आते हैं, तब तक मकान मालिक भी आ ही जाएगी। वहाँ कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लूँ। यहाँ रहने आ जाऊँगा तो नाश्ते और चाय की कोई फिक्र नहीं रहेगी। पैसे देकर वापस आया तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, घर के ओनर आ गए हैं, वे ऊपर गए हैं, आप वहीं चले जाइए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर ओनर को नमस्कार बोला। पीठ दिखाकर खड़ी वो महिला धीरे से मुड़ी तो वो मेरी बेटी अंजलि थी। मेरा आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने बेटी से कहा, ये चारों फ्लैट तेरा है, यह बात तूने मुझसे क्यों छुपाई बेटी? क्या मैं तेरे लिए इतना ही बोझ हो गया हूँ कि तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा कि यहाँ पड़ोस में ही तूने फ्लैट खरीदा है? बाबूजी, मैंने सोचा था कि यह बात आपको बता दूं, पर आपके दामाद जी ने ये कहने से मना किया था और कहा था कि बाबूजी को यदि इस फ्लैट में रहना है तो उनको किराया देना होगा। मैं सोचती रही कि यदि आपको इस फ्लैट के बारे में भनक लग गई तो आप यहाँ रहने के लिए जिद करने लगेंगे। एक बेटी होकर मैं अपने पिता से रहने के पैसे नहीं ले सकती थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने आपसे यह बात छुपाई। अंजलि रुआसी स्वर में बोली, बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश अपनी हैसियत न होते हुए भी किसी तरह पूरा करता रहा। जब दामाद जी की नौकरी चली गई तब मैंने अपने बैंक से एफडी तोड़कर दामाद जी के बिजनेस के लिए दे दी। मैंने अपनी खुशियों का बलिदान करके तेरे और दामाद जी को हर तरह से मदद की। तेरे और दामाद जी के रिश्ते में कोई दरार न आए, इसके लिए मैं 2-3 दिन से ज्यादा यहाँ रहता भी नहीं था। आज अगर मेरे पेंशन के रुपये नहीं रहते तो न जाने तुम लोग मुझे कहाँ छोड़ आते। कहते कहते मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, आज तुम लोगों का असली चेहरा मेरे पास आ गया है। मैं इतने दिनों तक तुम लोगों के बारे में गलत सोचता रहा। जिस बाबूजी ने तुम लोगों को रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए पैसे दिए थे, आज उन्हें ही तुम लोग एक घर नहीं दे सकते। मैंने एक निर्णय लिया है कि जो पैसे मैंने दामाद जी को बिजनेस करने के लिए दिए थे, वो मुझे 1 महीने में ब्याज समेत पूरा का पूरा पैसा लौटाना होगा। उसी पैसों से मैं गांव में पक्का मकान बनाकर रहूंगा। अब तुम लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम लोग सब अच्छे होने का दिखावा करते हो। तुम लोग बाबूजी से नहीं, बाबूजी के पैसों से प्यार करते हो। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।